Yes, देखो on the board class we have to derive the expression for power consumed in LCR series circuit. We have R, we have L, we have C connected to a AC supply having value E equal to E naught sin omega t. ठीक है, and mark it as V equal to V naught. ठीक है, V equal to V naught sin omega t. Now, देखो, in case of purely resistive circuit, we have observed that current and voltage are in same phase with each other. There is no phase difference between a current and a voltage. In case of purely inductive circuit, current lags the voltage by an angle of pi by 2. In case of purely capacitive circuit, current leads the voltage by an angle of pi by 2. ठीक है, ये इंडिविजुअल थे. इंडिविजुअल R में क्या होता है, इंडिविजुअल L में कैसे सर्किट बिहेव करता है, इंडिविजुअल C में कैसे सर्किट बिहेव करता है. Now, if we look at the combination of R, L and C at resonance, देखो ध्यान से, at resonance अगर मैं सिर्फ resonance condition की बात करूं, at resonance condition is XL equal to XC. ठीक है, resonance पे जाके XL तुम्हारा XC के इक्वल हो जाएगा और नेट इंपेडेंस तुम्हारी किसकी इक्वल हो जाएगी, R के इक्वल. ध्यान से देखो, at impedance XL equal to XC and Z equal to R. Z equal to R होने का मतलब है this circuit will now behave as a purely resistive circuit. ध्यान से देखना, चीजों को लिंक करो जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ. At resonance XL equal to XC, Z equal to R, this circuit will behave as a purely resistive circuit, means there is no phase difference between a voltage and current. So shall I write phi equal to 0? Phase difference between the voltage and current is 0. ये चीज क्लियर है? अब देखो ध्यान से, अगर ये तो हमारी एक बिहेवियर है पूरे सर्किट का एक रेजोनेंस पे, बट जरूरी तो नहीं है कि हर LCR सीरीज सर्किट रेजोनेंस पे हो. रेजोनेंस तो एक कंडीशन है ना, रेजोनेंस एक कंडीशन है जिस टाइम पे मैं सोर्स की फ्रीक्वेंसी को रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी f0 इक्वल टू 1/2/√LC पे सेट कर दूंगा. अगर मैं अपनी सोर्स फ्रीक्वेंसी को रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी के इक्वल सेट कर देता हूं, ध्यान से सुनो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, अगर मैं अपनी सोर्स फ्रीक्वेंसी को रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी के इक्वल सेट कर देता हूं तो रेजोनेंस की कंडीशन अचीव होगी, करंट हमारा मैक्सिमम पीक वैल्यू अटेन करेगा और इंपेडेंस भी न्यूम हो जाएगी. बट जरूरी तो नहीं है जैसे ही मैंने RLC सर्किट लगाया सर्किट रेजोनेंस पे हो. तो रेजोनेंस पे ना होने का मतलब है फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट 0 भी नहीं होगा, और फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज या करंट 90 डिग्री होने की कंडीशन है कि सर्किट या तो हमारा प्योरली इंडक्टिव हो या प्योरली कैपेसिटिव हो. इतने में कोई दिक्कत. प्योरली रेजिस्टिव में फेज एंगल 0 होता है, इंडक्टिव में 90, कैपेसिटिव में 90. अगर ये LCR सीरीज सर्किट रेजोनेंस पे है तो हमारा फेज डिफरेंस 0 होगा. This circuit will behave as purely resistive circuit. अभी फिलहाल this circuit is a combination of R, L and C. तो इस सर्किट में फेज डिफरेंस ना ही 0 है ना ही 90 डिग्री है. तो फेज डिफरेंस कैन हैव एनी वैल्यू. फाई की कुछ भी वैल्यू हो सकती है, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 50 डिग्री, 180 डिग्री, कुछ भी वैल्यू हो सकती है. ठीक है, तो इस जैसे ही मैंने इस सर्किट को स्विच ऑन किया, as soon as I switch on the circuit, shall I write कि इंस्टेंटेनियस जैसे ही मैंने इस वोल्टेज सोर्स को अप्लाई किया, अगर मेरी वोल्टेज की इक्वेशन V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा t है, तो किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जो मुझे करंट की इक्वेशन मिलेगी वो मिलेगी I इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा t प्लस 5. ठीक है भाई, अगर ये मेरा प्योरली इंडक्टिव सर्किट होता तो यहाँ पे -90 डिग्री हो जाता है, अगर ये प्योरली कैपेसिटिव होता तो ये +90 डिग्री हो जाता है, अगर ये प्योरली रेजिस्टिव होता तो ये चीज 0 हो जाती है. ठीक है, अब दिस सर्किट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ R, L and C, तो ना ही एंगल 90 डिग्री का होगा ना ही 0 होगा. किसी भी टाइम पे किसी भी पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट पे एंगल फाई है, वेयर फाई इज द फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट. कोई दिक्कत इसमें किसी को, वेयर फाई इज द फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट. ठीक है, मैं लिख सकता हूं, लिखो इतना पॉइंट, V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा t, I इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा t प्लस 5. ठीक है, दिस इज योर इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ वोल्टेज, दैट इज योर इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट. नहीं लाना था इसको, करो नोट इसको.
Yes, देखो at any instant equation for voltage is given V equal to V naught sin omega t. At any instant equation of current is given I equal to I naught sin omega t plus phi. Shall I write equation of power at any instant? Power का फॉर्मूला क्या होता है? VI. So shall I write equation for instantaneous power? ठीक है? Instantaneous power, किसी भी पर्टिकुलर मोमेंट पे पावर कितनी होगी? It will be given as V to I. पावर का फॉर्मूला V की जगह V नॉट साइन ओमेगा टी डाल दिया, I की जगह I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई डाल दिया. कोई दिक्कत? पहुंचो इस इक्वेशन तक. That is equation of what? Instantaneous power. मैं हर चीज को ना, हर टर्म को डिफाइन कर रहा हूं. हमने इक्वेशन निकाल लिया पावर कंजम्पशन इन एलसीआर सर्किट. कौन सी पावर कंजम्पशन? एवरेज पावर कंजम्पशन. हमने एवरेज पावर की इक्वेशन निकालनी है. दिस इज इक्वेशन फॉर इंस्टेंटेनियस पावर. ठीक है, चीजों को क्लियर रखना, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि सर ये भी पावर है, वो भी पावर है, ये हमारा आंसर, ये हम पावर निकालते हैं, हमारा आंसर होगा. दिस इज व्हाट? इंस्टेंटेनियस पावर. वी हैव टू कैलकुलेट द एक्सप्रेशन फॉर एवरेज पावर. एनी डाउट इन दिस? करो. अब इसको खोलो, इधर देखो. पी आई की वैल्यू वी नॉट आई नॉट को एक तरफ कर रहा हूं. ये इक्वेशन बन जाएगी हमारी साइन ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी प्लस फाइव. यहाँ पे साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा सकते हो. साइन ए प्लस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी. करो करो, खोल दिया. ठीक है, यस. खोलो इस इक्वेशन को. पी आई इक्वल्स टू वी नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी. ये तुम्हारी पूरी इक्वेशन में ब्रैकेट में लिख रहा हूँ. साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी. ये डेरिवेशन 100% तुम्हारे एग्जाम में आनी है फॉर श्योर. 100%. ठीक है, ये पूरी डेरिवेशन लेंथी है, फिर भी बोर्ड पे इसलिए करा रहा हूं क्योंकि सीबीएसई वाइज दिस इज मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक. अल्टरनेटिंग करंट का, आरएलसी सीरीज सर्किट, रेजोनेंस और ये पावर कंजम्पशन की डेरिवेशन. इसका रिजल्ट जो निकल के आएगा वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पूरी डेरिवेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है. इतना हो गया. करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ब्रैकेट खोलो, ये पूरा करो. अब आगे मैथमेटिकल कैलकुलेशन दी है. सोनम ये स्लाइड कर दो. मैथमेटिकल कैलकुलेशन दी है, करो. डू इट. एक्सपैंड करो एक्सप्रेशन को. भाई इसमें सिर्फ मैथ्स, नॉन मेडिकल आज तुम्हारा ही पार्ट है. इसमें इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ही होनी है. मेडिकल तुम्हारे लिए बहुत खतरनाक स्टंट होने वाले हैं अभी बोर्ड में. ठीक है, थोड़ी पेशेंस बना के रखना, मैं कोशिश करूंगा तुम्हें समझाने की. चलो, ये एक्सपेंड हो गया. यस, इससे नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? आई एम राइटिंग हियर पी आई V नॉट I नॉट साइन ओमेगा टी को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया. कर दिया. चलो, वेरी गुड. साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू कॉस फाइव प्लस यहाँ बन जाएगा साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी इंटू साइन फाइव. बहुत अच्छे, ये हो गया. चलो, तुम्हें मल्टीप्लाई करना आता है. गुड. अब इसके बाद क्या किया? हाँ, यहाँ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2. बहुत अच्छे. इसको 2 से डिवाइड कर दिया, इस 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दिया. ये पूरी टर्म क्या बन गई? साइन ओमेगा टी. ये पूरी टर्म बन जाएगी साइन 2 ओमेगा टी. वेरी गुड. ठीक है, 2 sin थीटा cos थीटा sin 2 थीटा होता है. मेडिकल इतना तो पता है. देखो इधर देखो, मेडिकल sin 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 sin थीटा इनटू cos थीटा. अब यहाँ पे क्या है? देखो, sin ओमेगा टी और cos ओमेगा टी थे. ठीक है, मुझे क्या करना है? यहाँ पे फॉर्मूला बनाना है. ठीक है, मैंने क्या किया? 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया. ये क्या बन गया? 2 sin थीटा और cos थीटा. 2 sin थीटा cos थीटा किसके इक्वल होता है? sin 2 थीटा के. तो इस पूरी टर्म की जगह क्या मैं लिख सकता हूँ? sin 2 ओमेगा टी. ठीक है,
चलो अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ नेक्स्ट स्टेप में। Pi इक्वल्स टू V नॉट I नॉट। एक एक स्टेप ध्यान से समझना, कहीं पे कुछ रटना नहीं है, यहीं पे इस डेरिवेशन को पक्का कर लो, आनी ही आनी है सीबीएसई में, और श्योर आनी है। ठीक है, ये तुम्हारा बन जाएगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू कॉस फाई, प्लस ये पूरी टर्म बन गई साइन 2 ओमेगा टी इंटू साइन फाई और डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, ये 2 तुम्हारा एंगल है और ये 2 तुम्हारा कोएफिशिएंट है, इन्हें मत कंफ्यूज होना। चलो ये हमारी आ गई इक्वेशन फॉर इंस्टेंटेनियस पावर। नाउ आगे लिखो। yes the given expression is the equation for instantaneous power of LCR series circuit. The given expression is the equation for instantaneous power of LCR series circuit. So the value of average power associated with this instantaneous power, the value of average power associated with this instantaneous power during the complete cycle will be P average equal to integration of 0 to t pi dt upon t। करो ठीक है। क्लास ऑन द बोर्ड, सबका ध्यान बोर्ड पे रहे। देखो मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं तुम्हें। इधर देखो बोर्ड पे। क्लास ये तुम्हारा एक साइकिल है ऑल्टरनेटिंग करंट का। हमने वोल्टेज को अप्लाई की V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी, ये तुम्हारा साइकिल है। ये इक्वेशन तुम्हें क्या बता रही है, किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, किसी भी पर्टिकुलर t इक्वल टू 1, t इक्वल टू 2, t इक्वल टू 3, किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे अगर आपको पावर निकालनी है, यू विल यूज दिस इक्वेशन। फॉर एग्जांपल ये t इक्वल टू 0, t इक्वल टू 0 पे ये सर्किट कितनी पावर कंज्यूम करेगा, t की वैल्यू 0 डाल दो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। यहाँ पे t की वैल्यू 0 डालोगे sin 0 0, यहाँ पे t की वैल्यू 0 डालोगे sin 0 0, मतलब when time is equal to 0 instantaneous power consumed by the network will be 0। और ये यहाँ पे शो हो भी रहा है t इक्वल टू 0 पे सर्किट 0 है। ठीक है, अब जैसे जैसे टाइम बढ़ता रहेगा, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा ये पावर को ज्यादा कंज्यूम करेगा। ये क्या इक्वेशन है, दिस इज द इक्वेशन फॉर इंस्टेंटेनियस पावर। वी विल नॉट यूज दिस इक्वेशन एनीवेयर इन अल्टरनेटिंग करंट। पूरे यूनिट में इस इक्वेशन का कोई रोल नहीं है। ये इक्वेशन मुझे क्यों निकालनी पड़ी, क्योंकि एवरेज पावर निकालने के लिए हमें इंस्टेंटेनियस पावर निकालना जरूरी है। एवरेज पावर कैसे निकलेगी, इंस्टेंटेनियस पावर की इंटीग्रेशन करो ओवर अ कंप्लीट साइकिल। ये पूरा देखो, ये पूरा साइकिल जो टाइम इंस्टेंट t का होता है, इस चीज को समझते हो? इधर देखो बोर्ड पे, यस इधर देखो, जो चीज मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये पूरा साइकिल का टाइम इंस्टेंट t है। टाइम इंटरवल क्या होता है, टाइम टेकन बाय द साइकिल टू कवर 1 रेवोल्यूशन। इस पूरे साइकिल का टाइम इंटरवल क्या है, t, मतलब t सेकंड लगेंगे इसको दोबारा अपनी पॉइंट को रिपीट करने के लिए, दोबारा स्टार्ट होने के लिए। तो हमने एवरेज पावर निकालनी है। एवरेज पावर का क्या फॉर्मूला है, इंटीग्रेशन pi dt फ्रॉम 0 टू t। यहां से यहां तक सभी देखो, इधर देखो, इंटीग्रेशन का मतलब तो पता है ना। इंटीग्रेशन का मतलब फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं मेरे पास dw है, मुझे w चाहिए, मैं इंटीग्रेट कर देता हूं। dw का क्या मतलब होता है, छोटे छोटे वर्क डन। सभी वर्क डन को कंबाइन कर लेंगे, मेरे पास क्या आ जाएगा, टोटल वर्क डन। अब यहां पे क्या है,
इस पॉइंट पे एक इंस्टेंटेनियस पावर होगी, इस पॉइंट पे अलग इंस्टेंटेनियस पावर। हर पॉइंट की इंस्टेंटेनियस पावर्स को जब मैं कंबाइन कर दूंगा, कलेक्ट कर दूंगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगी? टोटल पावर। और अब हमने क्या निकालनी है? एवरेज पावर। एवरेज क्या होता है? टोटल अपॉन नंबर ऑफ डिविजन्स। समझ गए? एवरेज क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ कलेक्शंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिविजन्स। अब यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ कलेक्शंस क्या होगी? इंस्टेंटेनियस पावर 1 2 3 सभी इंस्टेंटेनियस पावर्स को कलेक्ट करके इंटीग्रेट। इंटीग्रेट का मतलब क्या होता है? कलेक्ट करना, इकट्ठा करना। ये मैंने सभी इंस्टेंटेनियस पावर्स को कलेक्ट कर दिया। अगर हमें कहा होता डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर टोटल पावर कंज्यूम्ड बाय द नेटवर्क, तो आंसर क्या होता? सिर्फ न्यूमरेटर में नीचे से डिवाइड ना करता। हमने क्या निकालना है? एक्सप्रेशन फॉर पावर कंज्यूम्ड इन एलसीआर सर्किट, एवरेज पावर। अब ध्यान रखना, अगर तो एग्जामिनर कह रहा है डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर टोटल पावर कंज्यूम्ड इन एलसीआर सीरीज सर्किट, तो टाइम से डिवाइड नहीं करोगे। अगर एवरेज निकालना है, एवरेज कैसे निकालते हैं? टोटल नंबर ऑफ सभी ऑब्जर्वेशंस को ऐड करो डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब ये ऑब्जर्वेशन है कितनी? 1 2 3 4 सो अप टू कहां तक है? t तक। तो मैंने डिवाइड कर दिया। कोई ये फॉर्मूला नहीं है जो रटना है, ये कॉमन सेंस है। ओके, ठीक है? बुक में दे रखा है द फॉर्मूला एक्सप्रेशन दैट रिलेट्स इंस्टेंटेनियस पावर एंड एवरेज पावर इज, दिस इज नॉट अ फॉर्मूला और एक्सप्रेशन, दिस इज जस्ट अ कॉमन सेंस। ठीक है कि हमने इंटीग्रेट किया और टोटल नंबर ऑफ डिवीजन से डिवाइड कर दिया। अब तुम लोगों ने क्या स्टंट परफॉर्म करना है? ये रहा तुम्हारा इंस्टेंटेनियस पावर की पूरी एक्सप्रेशन। इस एक्सप्रेशन को यहाँ पे रखो, विद रिस्पेक्ट टू dt उसको इंटीग्रेट करो, अपर लिमिट डालो कैपिटल T, लोअर लिमिट डालो 0, और जो आंसर आएगा उसको कैपिटल T से डिवाइड कर दो, हमारा एक्सप्रेशन सॉल्व हो गया। बस ये करो। चलो हो जाओ शुरू। चलो कोई टफ काम नहीं है, नॉन मेडिकल वाले बहुत इजी कर लेंगे। मेडिकल मैं बताता रहूंगा, इसमें थोड़ी एडवांस इंटीग्रेशन होनी है। मेडिकल वाले तो कोशिश भी मत करना, ठीक है? हाँ, एडवांस इंटीग्रेशन है इसमें थोड़ी। मैं रोहित से ही हेल्प ले लेता हूँ, पढ़ लेता हूँ। देख, साइंस पर ओमेगा टी की इंटीग्रेशन, बायो वाले साइन ओमेगा टी की इंटीग्रेशन बता देना, मैं खुश हो जाता हूँ अपनी पढ़ाई पे कि मैं बहुत अच्छा पढ़ा रहा हूँ। अभी यहाँ साइन स्क्वायर ओमेगा टी की इंटीग्रेशन है। अभी तो नॉन मेडिकल भी आते ही आंसर देंगे साइन स्क्वायर ओमेगा टी की। हाँ जी, साइन स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन कैसे करोगे? करो। सही तो चल रहा है तुम्हारा, मैथ है शोर में जाते रहते हो रोहित सर। अच्छा फॉर्मूले आते हैं, फॉर्मूले आते हैं, मैथ में फॉर्मूले आते चाहिए और क्या आता है? हाँ हाँ कर हो गया। अच्छा ये आंसर आ गया, वेरी गुड, ठीक है। 2 को तोड़ ले √2 और √2 में, v0/√2, हाँ VRMS IRMS यस, ये रब कर दो, ये नोट हो गया, ठीक है। यस क्लास, इधर देखो, यस ऑन द बोर्ड। जो कर रहे हैं अपना करते रहो, बाकी मेडिकल कंसंट्रेट करो बोर्ड पे, ठीक है। अब इसका शॉर्टकट भी दे दूंगा, मेडिकल अभी समझ लो, ठीक है, शॉर्टकट दूंगा इसका। P average, we have to calculate the expression for P average, इंटीग्रेशन 0 से T, किसकी? PI की। PI की वैल्यू क्या है? V0 I0 यहाँ रखा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू कॉस फाई प्लस साइन या 1/2 अलग कर लिया, साइन ओमेगा टी इंटू साइन फाई। ये हो गया। और जो आंसर आएगा उसको, अब इसको याद रखना, हमने पूरे आंसर को t से डिवाइड करना है। मैं साइड पे लिख रहा हूं, कौन सा 2 ओमेगा टी, साइन 2 ओमेगा टी और t से डिवाइड, ये करना है हमने। अब देखो इंटीग्रेशन है, सेपरेट कर सकता हूं दोनों टर्म्स को। इधर देखो p एवरेज ऑन द बोर्ड, v0 i0 मैंने कॉमन ले लिया। अब कांस्टेंट को इंटीग्रेशन से बाहर निकाल रहा हूं। v0 i0 कांस्टेंट है, इधर 2 कांस्टेंट, पर यहां से 2 बाहर नहीं निकल सकता, साथ ही रहेगा, कुछ कॉमन नहीं। v0 i0 ये t बाहर है, वैसे ही इंटीग्रल 0 टू t sin स्क्वायर ओमेगा t इनटू cos फाई, ये एक इंटीग्रेशन होगी। फिर इसके बाद प्लस इंटीग्रेशन 0 टू t sin 2 ओमेगा t इंटू साइन फाई, और इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू dt होनी है। एक मिनट dt
और ये dt और ये तुम्हारा, हाँ अब बोली माना हाफ का ना, इसको हाफ पे यहाँ रख लो भाई, हाफ से ज्यादा प्यार है तुम्हारा, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत, इतना तो कर लोगे, ठीक है। चलो अब आगे करते हैं। यस, नेक्स्ट स्टेप है v नॉट आई नॉट अपॉन t, ठीक है, ये बड़ा वाला ब्रैकेट इधर, इस ब्रैकेट में sin स्क्वायर ओमेगा t है, cos फाई है भाई, इधर देखो इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में हो रही है, यहाँ पे भी ओमेगा t है, यहाँ पे भी dt है, तो ये तो तुम्हारा वेरिएबल हुआ, और cos फाई क्या हो गया, कांस्टेंट, तो कांस्टेंट को बाहर निकाल लो, तो ये तुम्हारा हो जाएगा cos फाई, यहाँ पे बाहर आ गया इंटीग्रेशन से 0 टू t sin स्क्वायर ओमेगा t, क्या कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं होता, तो sin स्क्वायर ओमेगा t को लिखेंगे 1 माइनस cos 2 ओमेगा t अपॉन 2, ठीक है, ये तुम्हारी इंटीग्रेशन अभी होगी विद रिस्पेक्ट टू dt, प्लस हाफ तुम्हारा बाहर आ गया, अब यहाँ पे कांस्टेंट क्या होगा, यहाँ पे sin फाई कांस्टेंट, sin फाई तुम्हारा कांस्टेंट हो गया, इंटीग्रल 0 टू t sin 2 ओमेगा t dt। मेडिकल कोई चक्कर नहीं, चलता रहने दो, एंड में एक शॉर्टकट बताऊंगा जिससे पूरी डेरिवेशन हो जाएगी, ठीक है, अभी बस नोट करते रहो, ठीक है। नॉन मेडिकल को समझ आ रहा है ये मैं क्या कर रहा हूँ, मेडिकल वाले देख रहे हैं कि क्या स्टंट हो रहे हैं, कोई बात नहीं, होने दो, एंड में एक छोटी सी ट्रिक बताऊंगा, हैं क्या नहीं, मुझे तुम्हारे चेहरे देख के डर लग रहा है ना, अब ये साइन स्क्वायर देखो, इसको भी तुमने लिख लिया 1 माइनस cos 2 ओमेगा t by 2, अब इसकी इंटीग्रेशन करनी है हमने, अभी इंटीग्रेशन हुई नहीं है, अभी इंटीग्रेशन करनी है, अच्छा सही है ना, ठीक है, चलो यहाँ तक हम लोग पहुंच चुके हैं। Yes, on the board. Yes, आगे देखो, इसकी इंटीग्रेशन कर ली सबने, इतने पार्ट की इंटीग्रेशन, कितना आ रहा आंसर, लिमिट पुट करके t आएगा, इसको पूरे इस पूरे की इंटीग्रेशन 0 टू t 1 माइनस cos 2 ओमेगा t by 2 dt की जब इंटीग्रेशन करोगे तो t आएगा, पूरे साइकिल का t आएगा, तो मुझे करना पूरे करूँ अब इंटीग्रेशन, मैं तो रिजल्ट कैलकुलेट कर रहा हूँ, मैच कर रहा हूँ, इधर देखो, यस क्लास ऑन द बोर्ड v नॉट आई नॉट अपॉन t, इधर यस कॉमन टर्म हमारी बाहर ही है, cos यस cos फाई हमारा कांस्टेंट है, मैंने बाहर निकाल लिया था, इंटीग्रेशन, अब यहाँ पे डिनोमिनेटर सेपरेट कर लोगे, 1/2 अलग हो गया और cos 2 ओमेगा t अपॉन 2 अलग हो गया, 1/2 की इंटीग्रेशन क्या होगी, 1/2 की इंटीग्रेशन 1/2 और एक t साथ आ जाएगा, ठीक है, हाँ अच्छा 2 तुम्हारा कॉमन, ठीक है, 2 बाहर निकाल लो, इधर करो, यस वहां पे भी 2 आ गए डिनोमिनेटर में, यहाँ पे भी 2 आ गए, 2 बाहर निकाल लो, यहाँ तुम्हारा बचा सिंपल इंटीग्रल 0 टू t 1 माइनस cos 2 ओमेगा t dt, और यहाँ तुम्हारा बचा sin फाई इंटीग्रल 0 टू t sin 2 ओमेगा t dt। यस इधर देखो, अब मैं यहाँ पे शॉर्टकट मार रहा हूँ, तुमने कर लिया, sin 2 ओमेगा t की इंटीग्रेशन क्या होगी, sin 2 ओमेगा t की इंटीग्रेशन होगी माइनस cos 2 ओमेगा t अपॉन 2 ओमेगा, और यहाँ पे जब तुम लिमिट डालोगे, अपर लिमिट t डालोगे, लोअर लिमिट 0 डालोगे, ये पूरा एक्सप्रेशन तुम्हारा 0 बन जाएगा, 0 into sin फाई विल बी 0, तो ये पूरी टर्म तुम्हारी क्या बन गई, 0, ये टर्म खत्म होगी, बचा क्या cos फाई into 1 है, sin फाई कांस्टेंट है बाहर, इंटीग्रल sin 2 ओमेगा t dt, sin 2 ओमेगा t की इंटीग्रेशन माइनस cos 2 ओमेगा t अपॉन 2 ओमेगा, लिमिट डालोगे, अपर लिमिट कैपिटल, इसको t डालोगे, इसको 0 डालोगे, जैसे यहाँ पे हाँ जी इधर देखो, यस ये
डायरेक्टली लिख दिया मैंने, कैलकुलेशन यहाँ पे होगी, ये आंसर 0 कैसे बनेगा? स्मॉल t की जगह क्या डालोगे? कैपिटल T, और ओमेगा को क्या डालोगे? 2π/t। इसलिए नहीं तुम्हारा आंसर आ रहा कि सर आपने डायरेक्टली कैसे 0 लिख दिया। ओमेगा को लिखोगे 2π/t, t से t कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? cos 2π। cos 2π भी तुम्हारा 0 ही होता है, ठीक है? तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, ठीक है? ओमेगा को हमने डाला, हाँ वो cos 0 1 हो जाएगा ना, और cos 2π 1 हो जाएगा, 1 - 1 0, मतलब वो पूरी टर्म 0 बनेगी, ठीक है? समझ गए? यहाँ पे अगर इस एक्सप्रेशन को पूरा सॉल्व कर रहे हो स्टेप बाय स्टेप, तो ये टर्म 0 कैसे बनेगी? ओमेगा को लिखोगे 2π/T। अब इधर आओ बोर्ड पे, यस आ जाओ इस एक्सप्रेशन पे, बचा तुम्हारा इतना एक्सप्रेशन, हाँ जी, ये तुम्हारा v0 I0 2t into cos phi, इस पूरे की जब तुम इंटीग्रेशन करोगे 1 - cos 2 ओमेगा t की, तुम्हारे पास बचेगा सिर्फ कैपिटल T। जब इसकी पूरे की इंटीग्रेशन करोगे, 1 की इंटीग्रेशन हो जाएगी तुम्हारी स्मॉल t में लिमिट डालोगे t - 0, cos 2 ओमेगा t की इंटीग्रेशन करोगे, लिमिट डालोगे, वो 0 ही बन जाएगा तुम्हारा, ठीक है? तो इस पूरे एक्सप्रेशन की इंटीग्रेशन तुम्हारा आंसर आएगा कैपिटल T। तो फाइनल आंसर ये हो चुका है, दिस इज व्हाट P एवरेज, T से T कैंसिल, बचा क्या तुम्हारा? P एवरेज इक्वल टू v0 I0 cos phi अपॉन 2। क्या मैं 2 को √2 into √2 लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। v0/√2 क्या हो जाएगा? Vrms, I0/√2 Irms into cos phi। So final expression comes out to be P average equal to Vrms into Irms into cos phi। करो नोट। मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन ऑफ दिस यूनिट, लास्ट डेरिवेशन है इस यूनिट की, ठीक है? और बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ हो जाएगा, आज 2-3 टॉपिक बचे हुए हैं। डेरिवेशन नहीं है वो तो फॉर्मूला ही है व्हाट करें, अभी बताऊंगा इसके बाद। कौन सा टॉपिक है? जनरेटर तो बता दिया था ना, थीम बता दिया था, बस पढ़ लो, वर्किंग पढ़ लो। इस यूनिट का जो हमारा डिवाइस है दैट इज ट्रांसफॉर्मर पेंडिंग है अभी। क्लास on the board, yes, देखो the final expression for average power consumed in a LCR series circuit is given by Vrms into Irms into cos phi। बोर्ड पे देखो अब जो मैं कर रहा हूँ, हाँ जी इधर देखो, अब देखो इस एक्सप्रेशन को हमें पूरे यूनिट के साथ कैसे रिलेट करना है। Yes, देखो the expression for average power consumed in a LCR series circuit is given by P average equal to Vrms into Irms into cos phi। Vrms क्या चीज है तुम्हारी? RMS वैल्यू ऑफ वोल्टेज। Irms तुम्हारा क्या है? RMS वैल्यू ऑफ करंट। एंड cos phi फैक्टर इज टर्म्ड एज, cos phi फैक्टर को नाम दिया जाता है पावर फैक्टर। नोट करो, दिस इज नथिंग बट पावर फैक्टर। cos phi is power factor। ठीक है, अब 3-4 नई टर्म्स में इंट्रोड्यूस करने वाला हूं, बहुत ध्यान से देखना, ठीक है? P एवरेज इक्वल टू Vrms into Irms into cos phi, ये हमारा एक्सप्रेशन आ गया था। cos phi को नाम दिया जाता है पावर फैक्टर। ये जो P एवरेज है, ये हमारी होती है ट्रू पावर, और ये हमारी होती है, नोट करो इसको, अपैरेंट पावर। P एवरेज ट्रू पावर, Vrms into Irms टर्म अपैरेंट पावर, और cos phi तुम्हारा पावर फैक्टर। तो यहां से पावर फैक्टर की डेफिनेशन क्या बन जाएगी? इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ ट्रू पावर टू दैट ऑफ अपैरेंट पावर। बना लो, इट इज डिफाइंड एज द पावर फैक्टर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ ट्रू पावर टू दैट ऑफ अपैरेंट पावर। अच्छे से नोट कर लो। अब मैंने इसको पूरे यूनिट के साथ लिंक करना है पावर फैक्टर को, ठीक है? नोट कर लो,
पावर फैक्टर ratio of true power. Power factor is nothing but the ratio of true power to that of apparent power. Done? हो गया? अब देखो बोर्ड पे. Yes. देखो अब जो चीज मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ. Yes. On the board, P average equal to Vrms into Irms into cos phi. True power is equal to apparent power into power factor. Power factor का फॉर्मूला क्रिएट हो गया true power upon apparent power. आज जो purely resistive circuit में, yes, in case of a purely resistive circuit में करंट और वोल्टेज दोनों सेम फेज में होते हैं. सेम फेज. अब देखो फर्स्ट केस प्योरली रेजिस्टिव नेटवर्क. इधर देखो प्योरली रेजिस्टिव नेटवर्क. इन केस ऑफ प्योरली रेजिस्टिव नेटवर्क करंट एंड वोल्टेज आर इन सेम फेज. I and V are in same phase. दोनों के सेम फेज में होने से दोनों का फेज डिफरेंस क्या होगा? जीरो. मतलब फाई कितना हो गया? जीरो. फाई जीरो होने का क्या मतलब है? इस एक्सप्रेशन में फाई को जीरो डालो. cos फाई कितना हो जाएगा? 1. मतलब cos फाई इक्वल टू 1. मतलब ट्रू पावर इक्वल टू अपैरेंट पावर. इसका क्या मतलब है अभी मैं क्लियर करता हूं जब हम इंडक्टर वाला केस करेंगे. ठीक है. ट्रू पावर इक्वल टू अपैरेंट पावर अभी लिखो. इसका मतलब क्या है अभी मैं नेक्स्ट केस में समझाता हूं. फिर तुम्हें डिफरेंस क्लियर हो जाएगा कि ट्रू पावर अपैरेंट पावर इक्वल होने का मतलब. ट्रू पावर इक्वल टू अपैरेंट पावर. ठीक है. दिस इज द केस ऑफ प्योरली रेजिस्टिव नेटवर्क. बढ़े आगे. ठीक है. चलो नेक्स्ट केस करते हैं प्योरली इंडक्टिव नेटवर्क. इधर देखो बोर्ड पे. इन केस ऑफ प्योरली इंडक्टिव नेटवर्क I and V have phase difference of pi by 2. ठीक है. I और V के बीच में फेज डिफरेंस है 90 डिग्री का. It implies phi equal to 90 degree. It implies cos phi equal to 0. It implies true power equal to 0. क्या apparent power भी 0 है? नहीं. No. Apparent power is not equal to 0, but true power is equals to 0. इसका मतलब क्या है? अगर हम एक सर्किट में सिर्फ रेजिस्टेंस लगाते हैं और एक सर्किट में सिर्फ इंडक्टेंस लगाते हैं. यस. देखो डिफरेंस बिटवीन दिस केस एंड दिस केस. इन दिस पर्टिकुलर केस true power is 0 but apparent power is not equal to 0. but in this case true power equal to apparent power. कहने का मतलब क्या है भाई? यहाँ पे देखो अगर मैं किसी केस में एक इंडक्टर को लगाता हूँ, अपने सर्किट में एक इंडक्टर को लगाता हूँ, वो इंडक्टर अपने अक्रॉस कुछ पावर को कंज्यूम करेगा. उस पावर को क्या नाम दिया जाएगा? अपैरेंट पावर. बट उस नेटवर्क की नेट पावर कितनी कंज्यूम होगी? 0. ठीक है. अब इसका मतलब समझोगे. अगर मैं किसी केस में एक इंडक्टर को लगाता हूं, if I use inductor in any circuit, inductor will consume some power across it. उस पावर को नाम दिया जाएगा apparent power. और पूरे सिस्टम की जो नेट पावर कंजम्पशन होगी वो होगी ट्रू पावर. इंडक्टर कुछ पावर को कंज्यूम कर रहा है बट सिस्टम की नेट पावर कंजम्पशन क्या है? 0. बट प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में रेजिस्टेंस अपने अक्रॉस कुछ पावर को कंज्यूम कर रहा है, वो उसकी अपैरेंट पावर, और नेट पावर भी कंज्यूम हो रही है, वो किसके इक्वल है? ट्रू पावर. इसीलिए हम कहते हैं जो वायर्स होती हैं वो अपने अक्रॉस ज्यादा हीट को प्रोड्यूस करती हैं. क्यों? क्योंकि
नॉर्मली जो हमारी घरों में वायर यूज होती हैं दैट इज अ सिंपल नॉर्मल वायर, उनकी कुछ रेजिस्टेंसेस होती हैं, वो किस तरह बिहेव करते हैं एज अ प्योरली रेजिस्टिव नेटवर्क। और प्योरली रेजिस्टिव नेटवर्क में अपैरेंट पावर और ट्रू पावर इक्वल है, मतलब सिस्टम नेट कुछ ना कुछ पावर को कंज्यूम करेगा, रेजिस्टेंस की पावर डिसिपेशन होती है। बट वही अगर हमारा इंडक्टिव नेटवर्क हो या कैपेसिटिव नेटवर्क हो, और सेम इज द केस विद कैपेसिटिव नेटवर्क। कैपेसिटिव नेटवर्क में भी आई और बी के बीच में फेज डिफरेंस पाई बाय 2, फाई 90 डिग्री cos फाई 0। क्या अपैरेंट पावर 0 है? नो, अपैरेंट पावर कैपेसिटर अपने अक्रॉस कुछ पावर को कंज्यूम करेगा, बट सिस्टम की नेट ट्रू पावर क्या आएगी? 0। ठीक है, दिस इज द केस विद ट्रू पावर। इसीलिए हम कहते हैं जो हमारे रेजिस्टेंसेस होते हैं प्योरली रेजिस्टिव नेटवर्क अपने अक्रॉस ज्यादा हीट को कंज्यूम करते हैं। ठीक है, दिस इज द करो। सिस्टम मतलब जो तुम्हारा पूरा डिवाइस लगा हुआ है, ये तो भी रेजिस्टेंस है ना, इसके अक्रॉस तुम्हारा सोर्स भी लगा होगा, तो ये पूरा एक सिस्टम। तो जो रेजिस्टेंस है इसकी पावर है वही तो इसके सर्किट की होनी चाहिए। रेजिस्टेंस के साथ हमारा एक डिवाइस भी लगा हुआ है ना, अब वही प्रोसेस आ गया ईएमएफ वोल्टेज वाला, कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस थोड़ी पावर वो कंज्यूम करेगा। यस क्लास, ये नोट हो गया? आगे लिखो। यस write down. Power factor is also defined as yes write down. Power factor is also defined as ratio of power factor is also defined as the ratio of resistance to that of impedance. Power factor is also defined as the ratio of resistance to that of impedance. cos phi का एक और फॉर्मूला होता है R/Z। ठीक है, अभी इधर देखो बोर्ड पे cos phi का हमारे पास एक और फॉर्मूला निकल के आया R/Z। ठीक है, देखो बोर्ड पे अगर मैं बात करूं RL नेटवर्क की, RL नेटवर्क के केस में cos phi की वैल्यू कितनी हो जाएगी? पावर फैक्टर कितना हो जाएगा? रेजिस्टेंस तो R ही रहेगा, और Z क्या होता है RL नेटवर्क में? अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर। सो एक्सप्रेशन फॉर पावर फैक्टर इन केस ऑफ RL सर्किट इज गिवन बाय अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर। ऐसे ही RC नेटवर्क में क्या हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर। अब आ जाओ RLC सीरीज में, इधर बोर्ड पे RLC सीरीज के केस में पावर फैक्टर cos phi कितना हो जाएगा? R/Z। Z कितना होता है RLC सीरीज का? अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC होल स्क्वायर। दिस इज एक्सप्रेशन फॉर पावर फैक्टर ऑफ अ RLC सीरीज सर्किट। अब अगर मैं बात करूं पावर फैक्टर ऑफ RLC सीरीज सर्किट एट रेजोनेंस, रेजोनेंस पे जाके क्या हो जाएगा? XL और XC तुम्हारे इक्वल। XL और XC इक्वल होने का मतलब है सर्किट विल बिहेव एज प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। प्योरली रेजिस्टिव सर्किट मतलब R/R। cos phi कितना आ जाएगा? cos phi पूरा 1 और phi कितना? 0। मतलब नेटवर्क विल बिहेव एज प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। ये आ गया तुम्हारा phi 0, ठीक है, और cos phi फैक्टर 1 हो गया लिंक। ठीक है, दिस इज ये फॉर्मूला cos phi का R/Z, एक ये फॉर्मूला cos phi का apparent power upon 2 का, दोनों से जो हमारा रिजल्ट आया वो मैच हो गया। Vrms Irms cos phi से करें तो यहाँ पे हमारा phi 0 cos phi equal to 1 in case of purely resistive circuit। अगर मैं वहां पे देखूं RLC सीरीज नेटवर्क में पावर फैक्टर की वैल्यू cos phi equal to R/Z, R/under root of R square plus XL minus XC whole square। रेजोनेंस पे XL XC के इक्वल है, तो ये पूरी टर्म खत्म होगी। ये पूरी टर्म खत्म होने का मतलब है R/root R square R/R 1 cos phi 1 और phi 0। दिस इज द कंडीशन एट रेजोनेंस, लिख लेना।
चलो यस क्लास, टेक 2 मिनट्स, पूरा ऐसे रिव्यू करो, मिसलेनियस क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है? सारे फॉर्मूला कॉन्सेप्ट एक बार रिकवर करो, मैं क्वेश्चन करा करो एक बार पूरा ऐसे रिव्यू। क्वालिटी फैक्टर हो गया था हमारा, है ना? क्यू फैक्टर हो गया था, पावर फैक्टर हो गया। Yes, random first question. A combination of R, L and C. A combination of R, L and C is connected across a AC source. रेजिस्टेंस की वैल्यू है 10 ओम, इंडक्टेंस की वैल्यू है 200 मिली हेनरी एंड कैपेसिटेंस की वैल्यू है 500 माइक्रोफैरड। ठीक है, RLC सीरीज नेटवर्क है, 10 ओम 200 मिली हेनरी 500 माइक्रोफैरड आर कनेक्टेड इन सीरीज विद अ 100 वोल्ट कॉमा F हर्ट्ज। ठीक है, 100 वोल्ट F हर्ट्ज। अब ये 100 वोल्ट क्या है? RMS पीक, RMS, यहाँ पे कुछ ना मेंशन दो, RMS वैल्यू। ठीक है, कैलकुलेट फर्स्ट पार्ट। Frequency of the source at which power factor of the circuit becomes unity. Second part, amplitude of the current at that frequency. सबसे पहले आपको फ्रीक्वेंसी निकालनी है जिस फ्रीक्वेंसी पे जाके सर्किट का पावर फैक्टर यूनिटी हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट, एम्पलीट्यूड ऑफ द करंट एट दैट फ्रीक्वेंसी। उस फ्रीक्वेंसी पे तुम्हें सर्किट का करंट का एम्पलीट्यूड निकालना। And third part we note the Q factor of the network. हाँ जी, फर्स्ट पार्ट का क्या मतलब है? What is the meaning of first part? रेजोनेंस की बात हो रही है। इधर देखो, हमें क्वेश्चन में डायरेक्टली नहीं कह रखा कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स एट रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। भाई अगर हमें क्वेश्चन में कह रखा होता कैलकुलेट फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स एट रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी, रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी का आपको मतलब पता है FR की वैल्यू 1/2 होती है। आप डायरेक्टली LC की वैल्यू डाल के आंसर निकाल लोगे। तुम्हें क्या पूछ रखा है? कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स एट व्हिच पावर फैक्टर बिकम यूनिटी। यूनिटी मतलब cos phi की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 1। cos phi 1 किस केस में होता है? प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में। ये सर्किट प्योरली रेजिस्टिव कब बिहेव करेगा? रेजोनेंस कंडीशन पे आके XL = XC। मतलब इनडायरेक्टली दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ रेजोनेंस, बट क्या है किसकी टर्म में दे रखा है? पावर फैक्टर।
ठीक है, कैलकुलेट द सोर्स एट विच कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स एट विच पावर फैक्टर बिकम यूनिटी। मतलब तुमने क्या करना है, इस नेटवर्क को रेजोनेंस पे लेके आना है। नेटवर्क को रेजोनेंस पे लाने के लिए किससे छेड़खानी करते होते हैं? सोर्स से। सोर्स की फ्रीक्वेंसी को किसके इक्वल सेट करोगे? रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? 1/2 यहां से निकाल लो, इस फ्रीक्वेंसी को उस पे सेट कर दो। निकाल दो जल्दी आंसर। कैलकुलेशन में टाइम मत किया करो इतना, क्यों? हाँ कितना डेसिबल में एग्जैक्ट आंसर बताओगे? ठीक है 50 पाई आएगा इतना ही। 50/3.14 छोड़ना होगा। 50/3 16.50 आएगा आंसर। थोड़ा जल्दी। कितनी आ रही फ्रीक्वेंसी? 28। नहीं, अप्रोक्सीमेशन लगाओ, इतना दूर मत जमा कर दे। अरे क्या हो गया, कैलकुलेशन में तुम कब अटकते होते थे? मुझे हैबिट ये पड़ी हुई है कि यहाँ पे लिख रहा हूँ, उधर से आंसर आ जाता है मेरे पास। 5.31 नहीं आ रही है, नहीं आएगी। 16 पॉइंट समथिंग आएगी फ्रीक्वेंसी। अरे यार L 500 माइक्रोफैराड है, C 200 मिली हेनरी है, ये दिख तो रहा है 10 का फैक्टर बन रहा है, नीचे तुम्हारा रूट बन जाएगा इजीली है। क्वालिटी फैक्टर 2 आएगा, ठीक है क्वालिटी फैक्टर 2 आएगा। पहला तो निकाल, फ्रीक्वेंसी तो निकाल। आगे नेक्स्ट एम्पलीट्यूड ऑफ करंट एट दैट फ्रीक्वेंसी, उस फ्रीक्वेंसी पे जाके करंट का एम्पलीट्यूड 15 पॉइंट समथिंग 15 16 जिसका आंसर आ रहा है, ठीक है 15 और 16 की रेंज में आएगी फ्रीक्वेंसी। 15.4 आ रही है, 15.9 आ रही है, ठीक है। आगे आंसर इधर देखो, यस फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आएगी 15.9 हर्ट्ज अप्रोक्सीमेटली। हाँ जी इधर देखो क्लास, नेक्स्ट पार्ट क्या है? एम्पलीट्यूड ऑफ द करंट एट दैट फ्रीक्वेंसी ऑन द बोर्ड। यस एम्पलीट्यूड ऑफ द करंट एट दैट फ्रीक्वेंसी। एट दैट फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है? रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी पे ये एक्सएल ये एक्सी, एक्सएल और एक्सी इक्वल हो जाएंगे। दिस सर्किट विल एंटायरली बिहेव एज अ प्योरली रेजिस्टिव नेटवर्क में हमने एम्पलीट्यूड ऑफ करंट निकालना है। क्या होगा? I नॉट इक्वल टू I नॉट V नॉट अपॉन R। V नॉट कैसे निकलेगा? ये क्या दे रखा है? दिस इज V नॉट और VRMS। VRMS V नॉट कैसे निकलेगा? इसको √2 से मल्टीप्लाई करो और इसको 10 से डिवाइड कर दो। 14.4 ठीक है 14.14 एम्पियर। ठीक है, रेजोनेंस पे जाके एक्सएल एक्सी के इक्वल हो गया। प्योरली रेजिस्टिव, रेजिस्टेंस में क्या होता है? करंट की वैल्यू भी है R। भाई इधर देखो बोर्ड पे, इधर क्लास, यहाँ पे सेकंड पार्ट था एम्पलीट्यूड ऑफ द करंट एट दैट फ्रीक्वेंसी। अगर यहाँ पे एम्पलीट्यूड ना लिखा होता, अगर कहा गया होता करंट एट दैट फ्रीक्वेंसी, तो क्या मैं ऐसे करता? नो, फिर मैं क्या निकालता? IRMS। जहाँ पे कुछ ना मेंशन हो वहाँ पे उसका मतलब क्या होता है? RMS। यहाँ पे एम्पलीट्यूड मेंशन है, एम्पलीट्यूड का मतलब ही होता है पीक वैल्यू। एम्पलीट्यूड एंड पीक वैल्यू आर सिनोनिम्स। एम्पलीट्यूड का मतलब ही है मैक्सिमम हाइट। अगर गिवन होता करंट एट दैट फ्रीक्वेंसी, फिर मैं यहाँ से निकालता IRMS इक्वल टू VRMS अपॉन हाफ। ये तुम्हारा ये आ जाता, तो आंसर आता 10 एम्पीयर। ठीक है, एक एक वर्ड लिखने से पूरा क्वेश्चन चेंज हो जाता है। ठीक है, इसको याद मत ऐसे रखना कि हर केस में √2 से मल्टीप्लाई या डिवाइड करना है। लॉजिक है हर चीज का।
इधर नेक्स्ट पार्ट क्वालिटी फैक्टर, क्यू फैक्टर का फॉर्मूला 1/√L/C हो गया। ठीक है जी। टू आएगा, ठीक है। चलो लिखो अगला क्वेश्चन। Next question is the relation between alternating source voltage, the relation between alternating source voltage and time is given as, V equal to 120 sin 100 pi t cos 100 pi t वोल्ट। ये तुम्हें एक इक्वेशन गिवन है। जैसे स्टार्टिंग में हमने क्वेश्चन किए थे ना जनरल, तो इधर देखो क्लास ऑन द बोर्ड, इधर ये तुम्हें एक इक्वेशन गिवन है v इक्वल टू 20 sin 100 pi t। इस क्वेश्चन को देख के पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज 20 कह सकते हो, फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हो, आरएमएस निकाल सकते हो, करंट, वोल्टेज, पावर कुछ भी निकाल सकते हो इस इक्वेशन को देख के। इजी पार्ट हमने किया है। अब देखो इस इक्वेशन को, इस इक्वेशन में वोल्टेज की वैल्यू वहां पे क्या था, V0 sin ओमेगा t के टर्म में। यहाँ पे इक्वेशन गिवन है v इक्वल टू 120 sin 100 pi t cos 100 pi t वोल्ट। 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 2 से डिवाइड करोगे, ये पूरा टर्म बन जाएगा किसका, फॉर्मूला। ये फैक्टर कितना, 60 sin 200 pi t। अब निकाल सकते हो, ठीक है, क्या क्या, पीक वैल्यू और फ्रीक्वेंसी। ठीक है, बस ये क्वेश्चन इसीलिए था ताकि एग्जाम में आ जाए तो मैं बताऊं। ठीक है, और ऑप्शन में होगा 120 पीक वैल्यू। इस नेटवर्क की पीक वैल्यू 120 नहीं होगी, 60 होगी, क्योंकि 2 से डिवाइड हो जाएगा। मेडिकल क्लियर हुआ है क्योंकि हमने, क्योंकि साइन के साथ कॉस भी प्रेजेंट था, हमें पूरी इक्वेशन को साइन में कन्वर्ट करना है। 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड कर दिया, 2 sin थीटा इनटू cos थीटा sin 2 थीटा के इक्वल होता है। तो 100 पाई की जगह यहाँ पे 200 पाई बनती है। एनी इशू, ठीक है। श्योर, यस। क्वेश्चन नंबर 3, लिखो क्वेश्चन। if v equal to 100 sin 100 pi t, if v equal to 100 sin 100 pi t and I is equal to 100 and I is equals to 100 sin 100 pi t plus pi by 3 and I equal to 100 sin 100 pi t plus pi by 3, sorry, pi and pi and दो। if v equal to 100 sin 100 t and I equal to 100 sin 100 t plus pi by 3, ठीक है, this is in volts, this is in milliampere। Write down, calculate the RMS values of voltage and current। Calculate the RMS values of voltage and current। RMS value voltage है, VRMS कितना आ रहा है, 70.7, ठीक है। RMS वैल्यू ऑफ वोल्टेज आ जाएगी V। अब निकालो RMS वैल्यू ऑफ करंट।
सर सेम ही आएगा वो है सेम ही आएगा सेम ही आएगा। इधर देखो ये क्या चीज है, 100 क्या है तुम्हारा V0 से VRMS निकल जाएगा, VRMS इक्वल टू V0 अपॉन रूट 2, 100 अपॉन रूट 2 तुम्हारा 70.7 वोल्ट। नेक्स्ट इसके बाद क्या है, ये क्या दे रखा है I0, हमने क्या निकालना है IRMS इक्वल टू I0 बाय रूट 2, 100 बाय रूट 2, 70.7 लिख लो। इसके बाद लिख लो RMS वैल्यूज आर इंडिपेंडेंट ऑफ फेज डिफरेंस। ठीक है, ये जो क्वेश्चन कराया था, फेज डिफरेंस के अपीयर होने से RMS वैल्यूज पे कुछ फर्क नहीं पड़ता। और ये तो कॉमन सेंस भी है। इधर देखो, यस इधर देखो, पहले आंसर निकालो फिर समझाता हूं ये चीज क्या है। हमने ऑलरेडी की हुई है, थोड़ा बस माइंड में बिठाने की कोशिश करो। ड्रॉन देखो बोर्ड पे, ये तुम्हारा एक वोल्टेज सिग्नल है, ठीक है। मैं कह रहा हूं करंट सिग्नल π/2 आगे चल रहा है, तो करंट सिग्नल पहले, अगर करंट सिग्नल सेम फेज में था, इधर देखो मैं कह रहा हूं इसके साथ सेम फेज का करंट सिग्नल ड्रॉ करो। आप क्या कर दोगे, इसी के ऊपर बना दोगे। अगर मैं कहूं सेम फेज का बट थोड़े छोटे एम्पलीट्यूड का करंट सिग्नल बनाओ, आप ऐसा बना दोगे, ठीक है। अगर मैं कहूं 90 डिग्री फेज डिफरेंस का करंट सिग्नल बनाओ, आप 90 डिग्री इसको आगे ले जाओगे। क्या इसको आगे लेके जाने से इनके एम्पलीट्यूड पे कुछ इफेक्ट पड़ेगा? एम्पलीट्यूड पे इफेक्ट मत रहने, एम्पलीट्यूड पे कोई इफेक्ट ना पड़ने का मतलब है पीक वैल्यूज तुम्हारी सेम रहेंगी। पीक वैल्यूज सेम, अगर पीक वैल्यू सेम है तो आरएमएस वैल्यूज भी सेम रहेंगी, ठीक है। तो आरएमएस और पीक वैल्यूज का फेज डिफरेंस के अपीयर होने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, इंडिपेंडेंटली डायरेक्ट। राइट, लिखो नेक्स्ट वन है, हमने ऑलरेडी किया हुआ है बट करो एक बार दोबारा ट्राई। A series circuit consists of a inductor, a resistor. A series circuit consists of a inductor, resistor, AC source. A series circuit consists of a inductor, resistor, AC source and a switch S and a bulb। ठीक है, ये तुम्हारा सीरीज सर्किट है, इसमें 5 कंपोनेंट लगे हुए हैं। एक तुम्हारा बल्ब है, एक तुम्हारा इंडक्टर है, एक तुम्हारा रेजिस्टर है, एक तुम्हारा AC सोर्स है इक्वल टू V0 sin ओमेगा t, और ये तुम्हारा स्विच है। क्वेश्चन लिखो, स्विच S is closed at t equal to 0। Switch S is closed at t is equals to 0 and after sufficiently long time an iron rod is inserted in between inductor। Switch S is closed at t equal to 0 and after sufficiently long time an iron rod is inserted between inductor. What will happen to the brightness of the bulb? What happens to the brightness of the bulb? बनाओ सीक्वेंस। अब इसको सही करना, गलत नहीं आंसर चाहिए मुझे। What happens to the brightness of the bulb? हाँ बोलो, ठीक है। आंसर आएगा डिमर, ब्राइटनेस कम होगी। चेक करो, हो रहा है मैच?
यस क्लास बोर्ड पे इधर देखो। यस क्वेश्चन में क्या कह रहा है? हाँ जी इधर देखो। यस लेट्स सी प्रैक्टिकली हाउ दिस सर्किट वर्क्स। ये एक सर्किट है, जब t इक्वल टू 0 पे मैं स्विच को बंद करूंगा, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन होता, यस ध्यान दो, अब ये क्वेश्चन ही नहीं है, अगर इसके क्वेश्चन इस तरीके से होता, a series combination consists of a bulb, inductor, resistor, AC source and a switches. The switch S is closed at t equal to 0. This bulb will, चार ऑप्शंस हैं, glow instantaneously, के glows after कुछ seconds, फिर glow के dim होगा, के dim के glow करेगा, dim के bright होगा। क्या आंसर करोगे? जैसे इसको मैं स्विच ऑन करता हूँ, स्विच ऑन होने के बाद चार बिहेवियर्स हैं, या तो ये साथ के साथ जलेगा, या ये कुछ सेकंड के बाद जलेगा, या ये जलेगा फिर कुछ सेकंड्स के बाद डिम हो जाएगा, या पहले डिम होगा और कुछ सेकंड्स के बाद ब्राइट हो जाएगा। बोलो अभी मैं इंडक्टर कुछ नहीं कर रहा, अभी ये कुछ नहीं कर रहा, अभी सिर्फ स्विच ऑन किया मैंने। पहला ऑप्शन मतलब ग्लोज इंस्टेंटेनियसली। ओ इधर देखो सर्किट में क्या क्या लगा हुआ है? इंडक्टर, रेजिस्टर। इंडक्टर का क्या काम होता है? करंट के चेंज को अपोज करना। जब स्विच ऑफ है, इस सर्किट को किस करंट की आदत है? जीरो करंट की। जैसे ही मैं इसको ऑन करूंगा, करंट चेंज हो रहा है, ये सोया हुआ शेर जाग जाएगा, ये क्या करेगा? अपोज करेगा। करंट बढ़ना चाहता है, ये करंट को बढ़ने नहीं देगा, अपोजिट अपोज करेगा। अपोज कैसे करेगा? करंट को मैक्सिमम वैल्यू ना अचीव होने देके। तो क्या होगा? ये बल्ब कुछ सेकंड्स के बाद ग्लो करेगा इंस्टेंटेनियसली। अगर रेजिस्टर लगा होता खाली तो दिस बल्ब विल ग्लो इंस्टेंटेनियसली, ठीक है। तो जैसे स्विच ऑन को, इसको स्विच को ऑन करेंगे, दिस बल्ब विल ग्लो आफ्टर सम सेकंड्स व्हेन द सर्किट इज स्विच्ड ऑन। अब कुछ सेकंड्स के बाद ये मैक्सिमम ब्राइट हो चुका है, इसकी ब्राइटनेस मैक्सिमम हो चुका है। Switch S is closed at t equal to 0 and after sufficiently long time, इस सर्किट को चलते हुए काफी टाइम हो चुका है, इसकी ब्राइटनेस मैक्सिमम अचीव हो चुकी है। A iron rod is inserted between the inductor. मैं इस इंडक्टर के अंदर लाके इस आयरन रॉड को इंसर्ट कर देता हूँ, इसकी ब्राइटनेस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? कम हो जाएगी। सीक्वेंस बनाया सबके? कैसे करोगे सीबीएसई में आंसर? हाँ जी इधर देखो। फिर चीजें थ्योरी लिखने से मार्क्स नहीं मिलते भाई, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन चाहिए मुझे। क्या मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आएगा? ये तुम्हारी नेट वोल्टेज है, V net equal to V naught sin omega t। इधर देखो ये तीनों किस में है? सीरीज में। इसके क्रॉस वोल्टेज VR, इसके क्रॉस VB, इसके क्रॉस VL। So shall I write V net equal to VR plus VB plus VL? ठीक है जी। अब VR की वैल्यू I into R, VB की वैल्यू बल्ब की ब्राइटनेस और VL की वैल्यू I into XL। XL फर्दर किसके इक्वल होता है? ओमेगा L। और आगे L की वैल्यू म्यू नॉट म्यू R n स्क्वायर A अपॉन L। ये इस टाइम टोटल वोल्टेज तीन पार्ट में टूटी हुई है, VR, VB और VL में, ठीक है। और ये V net को हमने कांस्टेंट रखना है। अगर तीनों में से, अब देखो VR तो फिक्स है, VR की वैल्यू I into R, ये VR फिक्स है। अब वेरी कौन कर सकता है? बल्ब की वोल्टेज और VL। अब जैसे इसके अंदर हम आयरन रॉड को इंसर्ट कर देंगे, आयरन रॉड इंसर्ट होने का मतलब है म्यू नॉट फैक्टर म्यू आर फैक्टर से मल्टीप्लाई होएगा, L फैक्टर बढ़ जाएगा, L फैक्टर के बढ़ने से XL फैक्टर बढ़ जाएगा, XL फैक्टर के बढ़ने से VL फैक्टर बढ़ जाएगा। ये बढ़ गया, ये चेंज हो नहीं सकता, तो इसको कम होना पड़ेगा V net को कांस्टेंट रखने के लिए। तो VB विल डिक्रीज। इसके अक्रॉस वोल्टेज डिक्रीज होने का मतलब है इसकी ब्राइटनेस डिक्रीज हो जाएगी, बल्ब विल गेट डिमर। करो नोट। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, ये लिख के आना है, दिस इज द एक्सप्लेनेशन। पेज भरने से मार्क्स नहीं मिलते होते कि हमने आयरन रॉड एज आयरन रॉड इज इंसर्टेड, दिस इंक्रीजेस, दिस डिक्रीजेस, कुछ नहीं, बस ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बनाओ, ऊपर एरो डालो, नीचे एरो डालो, एग्जामिनर को सब समझ आता है।
ये आए किसी पढ़े लिखे बच्चे का पेपर। बोलो। हाँ नहीं ऐसा कुछ नहीं है, करंट इस तरह से पास होगा कि वो इंडक्टर बाद में लगा हुआ है, करंट इक्वल होता है। ऐसा नहीं है, इस तरीके से पहले बल्ब लगा हुआ है, डायरेक्शन तो है सर्किट में पहले इंडक्टर है कि वो है। वैसे जो तुम्हें एग्जाम में क्वेश्चन आएगा पहले इंडक्टर ही करना होगा। नहीं तुमने पहले बल्ब भी लगा हुआ है फिर बाद में इंडक्टर लगा हुआ है, इसका कुछ फर्क नहीं पड़ता। वैसे पढ़ना चाहिए बट एक्चुअली में फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो अपनी जगह सही सोच ले कि पहले बल्ब लगा हुआ है, बल्ब तक पहले करंट पहुंच जाएगा, बट ऐसा नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये सब प्रोसेस नैनो सेकंड में हो रहा होता है। ठीक है, ये सब प्रोसेस नैनो सेकंड में, मतलब कि हाँ वो मैं क्या कर रहा हूँ, तेरा पॉइंट बिल्कुल सही है, फिर भी मैं एक बार चेक कर दूंगा बुक में आंसर डिफर ही है। ठीक है, देखो इसका पॉइंट बिल्कुल वैलिड है। ठीक है, ही इज सेइंग कि सर सर्किट में ये एसी सोर्स लगा हुआ है, एसी सोर्स से करंट निकलेगा इस डायरेक्शन में, पहले बल्ब है फिर इंडक्टर है, तो पहले बल्ब जल जाएगा फिर इंडक्टर तक पहुंचना चाहिए। ठीक है, पॉइंट इज वैलिड, मैं एक बार चेक कर लूंगा, आंसर डिमर ही है। ठीक है, बट अभी तुम यही मान के चलोगे कि इंडक्टर पहले इसको अपोज करेगा, चेंज इन करंट को अपोज करेगा। ठीक है, ऐसे पॉसिबिलिटी हो सकती है 1-2% की, वो मैं एक बार चेक करूंगा। ठीक है, ठीक है, हाँ जी क्लियर है क्वेश्चन। नेक्स्ट लिखो स्टेटमेंट। नेक्स्ट केस इज when and next one is when and